जिस पर बैठे हुए वो बड़ी जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह कादिर पटेल साहब ने कहा कि प्रेसिडेंशियल स्पीच के इर्द गिर्द आप बात करें, उन्होंने 15-20 मिनट की तमहीद बांधी सिर्फ इस बात पे कि प्रेसिडेंशियल स्पीच के ऊपर आप बात करें, और उसके बाद 7 मिनट उन्होंने मेरे लीडर को बुरा भला कहने में गुजार दिया और प्रेसिडेंशियल स्पीच का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रेसिडेंशियल स्पीच पे ही बात करूं और उसी पे मतन पे रहूं। मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। सबसे पहले तो इस ऐवान में मैं आज पहली दफ़ा बात कर रहा हूं बतौर मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। मैं अपने हलके के लोगों को, फैसलाबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने फैसलाबाद की तारीख के सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा लीड देकर मुझ इमरान खान के एक छोटे से कारकुन पर एतमाद किया और इस ऐवान में भेजा। जनाब स्पीकर, थोड़ी सी आपसे गुजारिश होगी, थोड़ी सी तवज्जो अगर दें, और जिस तरह बाकी ट्रेजरी बेंचेस वालों को टाइम दिया गया, मुझे भी आज बात करने का कुछ मौका दिया जाए और वक्त की पाबंदी को बार बार पुश न किया जाए। जनाब स्पीकर, गुजारिश ये है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अपनी तकरीर में रिकंसिलिएशन की बात की। सर ऑर्डर मेंटेन करें जरा हाउस का। ये बात कर लें तो फिर मेरा टाइम उसके बाद शुरू कीजिएगा। नहीं तुम बात कर रहे हैं तो ठीक है, या वो बाद में कर लेंगे, मुझे उतना टाइम दीजिएगा। मेरी तकरीर अभी शुरू नहीं हुई, आप बात करें। अभी सिर्फ अस्सलाम वालेकुम हुई है। बात करें जनाब जी। गुजारिश है सर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो तकरीर की उसमें उन्होंने रिकंसिलिएशन की बात की। उस दौर में जब 50 साल की दो जमाती नूरा कुश्ती को देख देख कर ये कौम तंग आ चुकी थी, और उसके बाद एक उम्मीद की किरण इमरान खान की शक्ल में उनको नजर आई, और जिस तरीके से आग का दरिया पार करके एक फाशिस्ट रिजीम में हम लोग इलेक्शन लड़के इस ऐवान तक आए, उसके बाद रिकंसिलिएशन की बात उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप इन सारी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन नहीं लाते। रिकंसिलिएशन के लिए एक पहले माहौल बनाना पड़ता है। आज जब हम रिकंसिलिएशन की इस ऐवान में बात कर रहे हैं तो मेरा कायद इमरान खान पाबंदे सलासिल है, 200 से ऊपर केसों में उनको डाला गया है। बुशरा बीबी की तबीयत खराब हुई और हम तक ये बात पहुंची कि उनको खाने में हार्पिक मिलाया जा रहा था, और हम बात कर रहे हैं रिकंसिलिएशन की। हम बात करते हैं कि हमारे रिकंसिलिएशन करें, और एजाज चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारी जमात के तमाम लीडरान, हमारी खवातीन, हमारे वर्कर सारे जेलों में 1 साल से सड़ रहे हैं और उनके केसेस में कोई अभी तक उन पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। और यहाँ पर एक शख्स फॉर्म 47 की पैदावार ख्वाजा आसिफ नाम का, जो यहाँ पर बैठ के कल हमारे जो कि एक कागज के पन्ने के सर पे इस असेंबली में आया है, वो वहां से बैठकर ट्रेजरी बेंचेस से हमारे एक फाजिल मेंबर की तरफ इशारा करके उनको पर्सनल कमेंट्स दे के बदतहजीबी कर रहा था, और इस चेयर को थ्रेट भी कर रहा था और इंसल्ट भी कर रहा था, और इस चेयर ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। और ये बदतमीजी हर रोज हम इस ऐवान में देखते हैं। जब हम इस ऐवान से बाहर थे जनाब स्पीकर, थोड़ी सी गुजारिश, जब हम इस ऐवान से बाहर बैठे होते थे तो हमें लगता था ये एक बड़ा सीरियस ऐवान है जहां पे मुल्क की बात होगी, जहां पे कोई सीरियस बात होगी। यहां पर सवाए बदतमीजी के, सवाए एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारने के। और आज मेरे दोस्त शाहिद खटक साहब जब तकरीर कर रहे थे तो ट्रेजरी बेंचेस से एक हेडफोन उठाकर इधर मारा गया। ये कहां से लगता है कि एक मुहज्जब माशरा है? और ये इज इट नॉट अ शेमफुल अफेयर फ्रॉम दी ट्रेजरी बेंचेस के इस रवैये में आप हमें तकरीरें करने के लिए कहें, और जब हमारी तकरीर शुरू हो हमारा माइक बंद कर दिया जाए और उस साइड से हमारे ऊपर उठाकर हेडफोन्स फेंके जाएं। जनाब स्पीकर, रिकंसिलिएशन हो सकती है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जो पहली चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और उन पर जो जाली केसेस हैं उनको खत्म किया जाए। बिल्कुल रिकंसिलिएशन हम करेंगे आपके साथ, इस हुकूमत के साथ भी करेंगे। हर रोज इस रिकंसिलिएशन की गुफ्तगू इस असेंबली में होती है और मुतअद्दिद नए केस रजिस्टर किए जाते हैं पीटीआई के एमएनएज पर और एमपीएज पर। मैं फख्र से यह मोहतरमा आपकी बराए मेहरबानी सर, इनको जरा प्लीज ऑर्डर थोड़ा सा कहें ताकि हम बात कर सकें। जी, हमारे इलेक्टेड एमएनएज और एमपीएज को अरेस्ट किया जाता है जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की
और ऑपोजिशन का रोल अदा करने की। अगर गवर्नमेंट के साथ इस अवाम को और ऑपोजिशन जमातों को ग्रीवेंसेस हैं तो हमारा हक है कि हम असेंबली में भी आवाज उठाएं और हम पीसफुल प्रोसेशंस भी करें। मैं इस बात की शदीद मुजम्मत करता हूं कि कर्नल शेर खान के मुजस्मे वाली बात जो यहां पर एक और शख्स ने, एक MNA जो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है, उसने ये बात कही एक बंदे को पिन पॉइंट करके कि कर्नल शेर खान का मुजस्मा उठाकर हमारा MNA वहां से गया। उनको इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि इस किस्म के माहौल में आप रिकंसिलिएशन की बात करते हैं। यहां पर जो चीज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि तमाम रिकंसिलिएशन, तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। डोगर साहब आप सीट पे आ जाएं या लॉबी में चले जाएं प्लीज। सर रिकंसिलिएशन फाइटिंग कर रहे जी सर रिकंसिलिएशन उस वक्त होती है जब ऑपोजिशन जमातों के साथ बैठकर आप बात कर रहे हो। यह पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन स्टॉप लिस्ट में डाल दी गई है। जिनके साथ आपने रिकंसिलिएशन करनी है, आपके MNA बनने के साथ जो पहला प्रिविलेज एक MNA को मिलता है वो स्टॉप लिस्ट की शक्ल में मिलता है कि जब तक तुम ऑपोजिशन में हो तुम इस आग के दरिया को पार करके अवाम की ताकत से इस ऐवान तक तो आ गए, लेकिन अगर तुम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उम्रा करने जाना चाहो और खाना काबा में खड़े होकर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहो कि इस आग में से हम निकल के इस ऐवान तक आए, तो तुम जहाज नहीं चढ़ सकते क्योंकि तुम ऑपोजिशन में हो। इस बात पर भाई अभी तो शुरू भी नहीं किया, ठीक है। अच्छा जनाब, ये रोटी प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच के अंदर एक पॉइंट रेज किया कि ईज ऑफ बिजनेस और पॉवर्टी एलिविएशन के बारे में उन्होंने बात की। मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि जब हमारा मुल्क हर रोज यहां पर एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं और अब हम नॉन कंपेटिटिव होते जा रहे हैं, तो ईज ऑफ बिजनेस वाली तो इस मुल्क में बात रही कोई नहीं गई। मेरा फैसलाबाद शहर से ताल्लुक है, 10% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे 90% ऑफ द बिजनेसेस आ चुके हैं, बेरोजगारी उरूज पे और हर रोज लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। ये कौन सी ईज ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं? दूसरा, एक आप कहते हैं कि जी हमने इस मुल्क की माशी हालात को बेहतर करना है। जब आप माशी हालात की बात करते हैं तो सबसे पहले मेरा अपना ताल्लुक फार्मिंग से है। क्या किया है आपने इस मुल्क के किसान के साथ? कौन उगाएगा इस मुल्क में गंदम अब दोबारा, जब आपको पता था इस मुल्क में बम्पर क्रॉप है? मेरा इन ट्रेजरी बेंचेस में जो दोस्त बैठे हैं इनसे भी पूछूंगा, बेशक आप ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं, आपका पाकिस्तान के किसान से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका इस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कसम खाई भी है कि आपने हर बात के ऊपर अंगूठा लगाना है और हमें शेम करना है। आपके मुल्क में बम्पर क्रॉप थी, आपने अपने मुल्क की जरूरत से ज्यादा क्रॉप बाहर से मंगा ली और रिजर्व प्राइस आपने किसान को नहीं दी और उसका मुआशी कत्ल कर दिया। इसके बाद आप बात करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन की। पंजाब के अंदर बेशक वासा एक फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मेरे शहर में हम क्योंकि पंजाब से इलेक्शन लड़के आए हैं, हम कौमी असेंबली का हिस्सा, हम यहां पे आवाज उठाना चाहेंगे कि मेरा शहर गटरों के पानी से डूबा हुआ है। और आप बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की, आप अपने घर से बाहर निकले तो आपका 2-2 फुट घुटनों तक आपका पाउंड सीधा गटर के पानी में जाता है। वहां पे आप एयर एम्बुलेंस इस गरीब मुल्क में चलाएंगे जहां पे जब हम वासा वालों से राब्ता करते हैं तो वो कहते हैं हमारा जो मेन पंपिंग स्टेशन है उसको चलाने के लिए हमारे पास डीजल नहीं है। अरबों रुपए की सड़कें बनती हैं इस मुल्क में, हर रोज सड़कें टूट रही हैं और पानी उनके ऊपर ऐसे तैर रहा है जिस तरह रावी तो खैर अब सूख गया है। आप इंडस रिवर की तरह समझें कि हमारी गलियों में पानी फिर रहा है, गटरों का गंदा। और उसके बाद आप कहें कि जी हमने हेल्थ फैसिलिटीज दी। मेरे लीडर ने जो हेल्थ कार्ड दिया था, जो हेल्थ इंश्योरेंस थी गरीब आदमी की, वो अलहदा खत्म कर दी गई। आप एक एयर एम्बुलेंस चीप पॉपुलैरिटी के लिए अपनी तस्वीर लगा के उसको आसमान में घुमाएं और सारे पाकिस्तान को दिखाएं और सारे टीवी चैनल्स पर अरबों रुपए उसकी तशहीर पर लगाएं। ये हमारा एहतजाज है बतौर पाकिस्तानी, हमारे बच्चों का, हमारी आवाम का इस मुल्क में भी उन्होंने भी रहना है, उनके बारे में भी किसी ने इस असेंबली में बात करनी है। यहां पे सवाए शेम के नारे लगाने के और अपोजिशन को खान साहब की जात के ऊपर तनकीद करने की दूसरी बात नहीं होती। और साथ बात उसी के साथ यह भी बात होती है कि आप रिकंसिलिएशन की बात करें। आगे चलें, मेरे शहर में फैसलाबाद में गैस की इतनी किल्लत है कि 21 घंटे तो उस शहर में गैस आती नहीं। 2 घंटे अगर गैस आ जाए तो किसी की जान ले जाती है। मैंने आपके पास एक
दरखास्त की थी कि मुझे बात करनी चाहिए, कॉलिंग अटेंशन नोटिस के लिए भी दरखास्त की गई थी, जिसके अंदर एंड इट वाज एन अर्जेंट मैटर, जो उस पर मुझे मौका नहीं मिला बात करने का, वो भी मैं आज यही करूंगा, बिकॉज इस गवर्नमेंट की बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं, दिस इज ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। यहां पर मेरे हल्के में एक जगह पर गैस की लीकेज हुई आज से 4 दिन पहले, और आप जनाब स्पीकर सुने, गैस की पाइपलाइन नई बिछाई गई, तरक्की हो रही थी, यह कहा गया कि गैस की पाइपलाइन पुरानी तब्दील की जा रही है क्योंकि वो खराब है, उसको रहने देते तो शायद बेहतर था। एक नई लाइन बिछाई गई। गुलाम मोहम्मदाबाद मेरे हल्के के अंदर एक इलाका है, वहां पर 2 गलियों के अंदर नई गैस की पाइपलाइन बिछाई गई, और मैं पंजाबी में बताऊंगा, एक चीज होती है जिसको कहते हैं गोडा। गोडा होता है गैस का जो नया कनेक्शन, जहां हर घर के बाद पाइप में से एक जॉइंट लगा के इतना सा पाइप का हिस्सा छोड़ दिया जाता है, और उसको जब उस लाइन में गैस आती है तो उसको फिर मीटर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और पुरानी गैस लाइन को रिमूव कर दिया जाता है या वो रिडंडेंट हो जाती है। नई लाइन बिछा दी गई, हर घर के बाहर 6-6 इंच का एक पाइप का पीस घर की तरफ बढ़ा दिया गया, और उनको मीटर से कनेक्ट नहीं किया गया, और उस नई लाइन के अंदर भी टेस्टिंग प्रोसेस के लिए गैस छोड़ दी गई। सारा दिन तो गैस वैसे नहीं आती, लोग ये रोते हैं कि जी हमारा चूल्हा नहीं चलता, लेकिन एक दिन रात को गैस आई और इतनी शदीद आई उन 2 घंटों के अंदर कि वहां से लीकेजेस शुरू हो गई। इलाकों में ये टेस्टिंग होती है ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के लिए, जिसके बाद आप कनेक्शंस कर देते हैं विद मीटर्स। गैस के वहां पे नशइयों ने मोहल्ले में से जाते जाते वो कनेक्शंस के ऊपर से स्टॉपर्स उतारे, और वो एक घर की सीवरेज लाइन के साथ गैस कनेक्ट हुई, और गटर के रास्ते गैस ट्रेवल करती हुई कमोड के जरिए गुसल खाने के अंदर चली गई, और एक रात को एक खातून अपने घर में अपने बेडरूम में उठी और वो बाथरूम में गई, और उसने बिजली का स्विच ऑन किया तो उसको आग लगी और वो बेचारी जल के मर गई। इतने उसके बच्चे हैं, क्या कसूर था उन बच्चों का? हमने वहां पे कंप्लेंट की। कल मैं दोबारा उस इलाके में गया, मैंने दोनों गलियां फिर के देखी, किसी के सर पर जूं नहीं रिंगी। इस टॉप क्लास एडमिनिस्ट्रेशन के सर पे, जिसके चर्चे हम रोज सुनते हैं, किसी के सर पे जूं नहीं रिंगी अभी तक। जनाब स्पीकर थोड़ी सी तवज्जो, जनाब स्पीकर थोड़ी सी तवज्जो। सर मैं इनके ऊपर कोई रिमार्क्स नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, इनको कहते तसल्ली से मेरी बात सुने, ये नेशनल इशू है, या मजाक के अलावा भी कोई बात होनी चाहिए। अभी तक जनाब स्पीकर 3 दिन गुजरने के बाद मैं वहां 2 गलियां खुद फिर के देखी, हर घर के बाद उसी तरह गैस के पाइप छोड़े हुए हैं, और नशइयों ने स्टॉपर उतारे हुए, और गरीब लोगों के पास सिवाय और कोई चारा नहीं है। उन्होंने पाइप के अंदर मिट्टी गीली कर करके बंद की हुई है, इस उम्मीद पे कि शायद इससे गैस बंद हो जाएगी। हम बार बार वहां पीट रहे हैं। आज यहां मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी, अगर पेट्रोलियम डिवीजन वाले बैठे होते और वो बात सुनते तो इस पे कोई नोटिस लेते, शायद उनको भी उन गरीब बच्चों के ऊपर कोई तरस आ जाता और वो इस पे कोई नोटिस लेते, जिनका ये महकमा है कि खुदा के बंदो, अब कम से कम तुम्हारा 5 मिनट का काम है, उन पाइप के टोटों को जाके मीटरों के साथ जोड़ दो। खुली गैस क्यों छोड़ी हुई है? ताकि सारा दिन आए ना, और जब आए तो किसी न किसी को साथ ले जाए। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन चीजों की तरफ यह हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे। हम यहां से मूव फॉरवर्ड बिल्कुल करेंगे। हमारी कुछ डिमांड्स हैं। एक ये डिमांड है कि खान साहब को और तमाम सियासी प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए। हम नेगोशिएशंस भी करेंगे, हम आगे मूव फॉरवर्ड भी करेंगे। तमाम एनआरओ नहीं, ये नवाज शरीफ की बात नहीं हो रही, ये इमरान खान की बात हो रही है। इमरान खान साहब को और तमाम सियासी प्रिजनर्स को, तमाम नाहक जो केसेस किए गए हैं उनको खत्म किया जाए और उनको रिलीज किया जाए। दूसरी डिमांड, हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। इस ऐवान में हमारी 180 सीटें हैं। ये लोग एलियन पता नहीं कौन बैठे हैं, हम इनको नहीं जानते। तनख्वाहें वापस करें जिनको, और जितनी तनख्वाहें इन्होंने पिछले 3 महीने में बतौर एमएनएज ली हैं, जब ये फैसला हो तो वो तनख्वाहें भी इनसे वापस ली जाएं और नेशनल एक्सचेकर में जाएं और ये गरीबों के बच्चों पे लगाई जाएं। तीसरी हमारी डिमांड ये होगी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर किया जाए। हम अगर किसी शहर में जलसा करना चाहते हैं, एक ग्राउंड में एक बार्ब्ड वायर लगी हुई है, जंगला लगा हुआ, धोबी घाट की ग्राउंड में, फैसलाबाद में फॉर एग्जांपल, कौन सा कानून हमें इस बात से मना करता है कि उस पर हमें सजा ना दी जाए? और उससे पहले जब प्लान ही पता लगे, ऑपोजिशन ने क्या करना होता है, अवाम के मसाइल को उजागर करना होता है और हमने अपना मैंडेट मांगना है इन अ पीसफुल प्रोटेस्ट। हमने वहां तकरीरें करनी है। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा कानून है इस आइन में? जनाब स्पीकर, थोड़ा सा टाइम और लूंगा, उन्होंने बहुत टाइम लिया। अभी तो मैंने उन चैप्टर्स को छेड़ा ही नहीं। मैं वाइंड अप करता हूं। एक मिनट सुन ले, 5 बजे हम हाउस को एडजर्न करेंगे। काइंडली, आपके पास 2 स्पीकर्स हैं तो प्लीज। कोई बात नहीं सर, मैंने आज 2.5 महीने बाद पहले दिन तकरीर कर रहा हूं। रोज तकरीर का शौक नहीं होना चाहिए, तकरीर में कोई मैटर भी होना चाहिए। बोलें आप। मेरी गुजारिश
मैं कंडेम करता हूं इस बिहेवियर को जो इस ऐवान में हम रोज देखते हैं। मैं कंडेम करता हूं ख्वाजा आसिफ साहब ने जो जुबान कल इस्तेमाल की हमारे फाजिल मेंबर के खिलाफ। मैं कंडेम करता हूं जो हनीफ अब्बासी साहब ने आज चीप टैक्टिक्स प्लेइंग टू द गैलरी करते हुए इतनी बड़ी तर्जुमानी कर्नल शेर खान के सगे फर्स्ट कजन बन के जो यहां गुफ्तगू की, वो मैं उस बात की शदीद मुजम्मत करता हूं। ये हर वक्त इस किस्म के इश्तियाल अंगेज तकरीरों के अलावा कोई काम भी करके दिखा दे। और मैं कंडेम करता हूं शाहिद खटक साहब को, जिन्होंने जरदारी साहब के नाम के साथ कहा कि इनके नाम के साथ 10% लगा दिया जाए। जनाब स्पीकर, कुछ लोगों में यहां इख्तलाफ है कि 10% लगाया जाए या 20% लगाया जाए। बहुत शुक्रिया।